छोटे भाई हो गया। FM mode. इसकी 16 GB तक मेमोरी वगैरह है सर। बाकी पेन ड्राइव की ज़्यादा लोड हो जाता है पेन ड्राइव है HDMI में मतलब इसमें किसी चीज़ से जोड़ के सर इसमें YouTube वगैरह तक चल भी जाएगा, जो आप लिखना चाहें इंटरनेट पर आके वो सेव भी हो जाता है। ऑलरेडी सेव होता है क्योंकि 16 GB मेमोरी है सर, तो ज़्यादा इसकी जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम हो जाता है, इसको हम सपोर्ट कर लेते हैं। ये ऐसे भी हाँ एक मिनट चलाइए आप जो ये ट्रेनिंग भी सर इन लोगों ने दी है। ये नीचे पेज लीजिए मैं हैंग कर रहा हूँ। सेव हो गया जो आपने कंप्यूटर वाला मतलब जी हाँ जी सर, वैसे ही थोड़ा सा हो गया अभी। मेमोरी फुल हो गई है ना, रंग हो गया। हाँ जी। ऑलरेडी नहीं है इसमें कोई नहीं सर, उसमें ट्रांसफर नहीं किया था। जैसे इसकी जो मेमोरी है सर, उसमें अगर ट्रांसफर कर देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। आप टीचर जी सर। हाँ ये नॉर्मल है, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। नॉर्मल पेज खोल दीजिए जिसमें लिखा जाता है। जी नॉर्मल में तो पूरा पढ़ा भी सकते हैं, कुछ PDF खोल के अपना उसमें हाईलाइट भी करें। आई रिजोल्यूशन है सर, जैसे आप बैक होंगे इसका जो लाइट है ये बढ़ जाएगा, और आप जैसे इधर हम लिखना टच करेंगे इसका जो लाइट कम हो जाएगा। यहाँ पे एक सर फिर वो ट्राइपॉड लगा के ट्राइपॉड से रिवर्स लगा के रिकॉर्डिंग तो ये बच्चे आपके सर हमारे भी है, कुछ अभ्युदय के भी कुछ ये सर आप पेपर
हमारे मध्य में माननीय मुख्य अतिथि का आगमन हो गया है। हम सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करेंगे। जैसे हम सबकी परंपरा रही है, अतिथि देवो भव, अतिथि देव। सर उधर सर। इसी क्रम में मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी से आग्रह करता हूं कि सीडीओ साहब को पुष्प गुच्छ भेंट करने का कर स्वागत करने की कृपा कीजिए। इसी क्रम में मैं रवि सक्सेना जी से आग्रह करता हूं कि प्रधानाचार्य को पुष्प देकर स्वागत कीजिए। आग्रह करता हूं कि डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी को पुष्प दे करके उनका स्वागत अभिनंदन कीजिए। सर इधर देखिए। थैंक यू। इधर देखिए। सर इधर देखिएगा। मैं सादाब जी से आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्य अतिथि जी को बैच लगा करके स्वागत कर उनका अभिनंदन वंदन कीजिए। स्वागत अभिनंदन। इधर देखिएगा सर, आप भी देखिएगा सर। थैंक यू। इसी क्रम में मैं डॉक्टर सादाब जी से आग्रह करता हूं कि आप हर्ष मवार जी को बैच लगाकर स्वागत कीजिए। मैं अत्याधुनिक डिजिटल क्लासरूम में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जिला समाज कल्याण अधिकारी महोदय का ये पूरा विद्यालय परिवार स्वागत करता है। और ये सर आप लोगों की प्रेरणा का ही ये और मार्गदर्शन का ही फल है कि हम बहुत कम समय में और जिले के लिए एक अच्छा कार्य करने में सफल हो पाए हैं। हमारे नए जो डीजी सर हैं उनको भी हमने सूचित किया कि सर हम जिले में डिजिटल लाइब्रेरी बना रहे हैं अत्याधुनिक, और सर हमने यूट्यूब चैनल भी बना रखा है। अगले हफ्ते से ही रिकॉर्डिंग के माध्यम से छात्रों को जो है जो हमारे जीआईसी के छात्र हैं, बाकी जो भी अभ्युदय के छात्र हैं, उनको हम एक 21वीं सदी में जो तकनीकी शिक्षा का संकल्पना की जा रही है हमारे विभाग के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसको हम साकार कर पाएंगे सर आपके मार्गदर्शन में। साथ ही साथ जो हमारे बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। बच्चों के अंदर सर आपने भी पिछली बार मार्गदर्शन किया था कि उनको गाइड किया जाए। जिले में लगभग 5 बच्चे थे जो राज्य स्तर पर पुरस्कृत हुए थे। हमारा प्रयास है कि इसी महीने से हम सब्जेक्ट वाइज एक सर इसी हफ्ते हम अपना जो माध्यमिक के टीचर्स हैं उनका एक रूल बना के सब्जेक्ट वाइज छात्रों को जो है जो सबसे बेहतर उनको कंटेंट मिल सके, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है और कैसे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, उनकी काउंसलिंग करने का सर हम इसी हफ्ते से प्रयास करेंगे, ताकि हमारे जिले के जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो छात्र हैं और अन्य भी छात्र हैं जो वित्त विहीन या अन्य विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, वो उसका लाभ उठा सकें। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में सर पधार कर हम सबको अनुग्रहित करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी अपेक्षा है कि आप सबका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त होता रहे। जब राजकीय इंटर कॉलेज में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के अथक प्रयास से प्रारंभ हो पाया है, हम सब उनके भूर प्रशंसा कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भी जो ग्रामीण परिदृश्य से आते हैं
कुछ सीखेंगे, नया जानने की कोशिश करेंगे। और अतिथियों के साथ आदरणीय सीडीओ साहब को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। आज नहीं तो कल पूछेगा ये बदलता जमाना, क्या दिया है आपने, ये आपसे समाज पूछेगा। ऐसे मनोरथ के साथ मैं सीडीओ साहब को आमंत्रित करता हूँ। क्लासरूम के उद्घाटन के शुभ अवसर पर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, प्रिंसिपल जीएमसी साहब, जीएमसी के अधिकारी साहब और यहाँ उपस्थित प्यारे बच्चों, ये कार्यक्रम जो आज यहाँ पे रखा गया है सर की उपस्थिति में, इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो अभ्युदय योजना चल रही है और माध्यमिक शिक्षा के जो अभियान चल रहे हैं शिक्षा से संबंधित, उसमें उसके प्रति आपको जागरूक किया जा सके और क्या हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं ये आपको बताया जा सके। तो मैं मुख्य बातें जो हमारा क्लासरूम के उद्घाटन से जो शुरू हो रहा है कार्यक्रम, क्या उसमें और आगे की प्लानिंग है और क्या है, मैं एक बार आप लोगों को बस डिटेल में थोड़ा बताना चाहूँगा, ताकि आप लोग जितने लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो आपके अन्य साथी सहपाठी हैं उनको भी बता सकें, जिससे हमारी ये योजना जो है अच्छे से संचालित हो सके। तो देखिए, अभ्युदय योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको शुरू किया था। इसमें जो भी आप जान ही रहे होंगे, यूपीएससी, नीट, जेई, जितनी भी तरह के एग्जाम आप लोग देते हैं उन सबकी कोचिंग का एक जो है जिले स्तर पे, पहले मंडल स्तर पे था, फिर जिले स्तर पे हुआ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूल ऑफ टीचर्स बनाया जाए और वो जो है बच्चों को ट्रेनिंग दे सके वहीं पे, जिससे आपको जैसे भाग के कई लोग कोटा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो वो चीज़ अवॉइड की जा सके। जहाँ पे आप रह रहे हो, कुछ लोगों के पास पैसे की समस्या होती है, विभिन्न तरह की समस्याएं होती, नहीं जा सकते लोग, और यहीं पे एक हब बनाया जाए जिससे सब लोग जो है यहीं पे लर्निंग सारी कर पाए। तो उसके क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे जो प्लानिंग की है, आपका अभी हम लोग एक तो ये आज इंटरैक्टिव पैनल जो लगा हुआ है इसका उद्घाटन है। टीचर्स जो हमारे अभ्युदय की क्लास ले रहे हैं तो उनका ये कहना था कि इस तरह का अगर कुछ हो जाए जिसमें हम लिखते लिखते बता भी सकें और वो चीज़ सेव भी हो जाए, यूट्यूब भी चला सके, वो सारी सुविधाएं पैनल में है। तो अभ्युदय की क्लासेस हमारी जो है यहीं पे अब संचालित करेंगे हम। अलग अलग टाइम स्लॉट दे देंगे, जेई का अलग होगा, एनडीए का अलग होगा, यूपीएससी का अलग होगा, अलग अलग स्लॉट में अलग यूट्यूब चैनल एक बन जाएगा अभ्युदय का या जीआईसी का जो भी है। तो उसमें वो सारी जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा, अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो वो आप उसको देख भी सकते हैं, और अन्य जो बच्चे वो फ्री टू ऑल होगा, वो कोई भी देख सकेगा। ठीक है। अब टीचर का सिलेक्शन करने के लिए भी हमने प्लानिंग की है कि अभी अगले कुछ दिनों में आपको सूचित किया जाएगा। जो भी हमारे पास लगभग 40-50 टीचर्स के आवेदन है कि हम भाई हिस्ट्री पढ़ाना चाह रहे हैं, हम साइंस पढ़ाना चाह रहे हैं, हम बायोलॉजी, फिजिक्स, लेकिन उनमें से बेस्ट टीचर कौन होगा तो ये चयन आप ही लोगों को करना है। जो भी बच्चे हमारे यहाँ कोचिंग यहाँ पे आएंगे, अपना एनरोलमेंट जिन्होंने किया सबको हम सूचित कर देंगे। हमारा ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और हम सारे टीचर्स को मौका देंगे, 1-1 घंटे की सबकी क्लास होगी और हमारा एक पैनल बैठा रहेगा और आपकी एक सीक्रेट वोटिंग टाइप की कराएगा, जिसमें आपको ये अच्छा लगा आप अपना नंबर दे देना, जिसके एवरेज मार्क्स जिस टीचर के सबसे ज़्यादा आएंगे उसको हम अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मतलब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो जाएगा। ऐसा नहीं हो कि हमने ऊपर से सेलेक्ट कर लिया, आपको टीचर पसंद ही नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसलिए पार्टिसिपेट करें, ट्रायल क्लासेस जो होंगी वो आप सबके लिए अच्छा होगा। ठीक है। तो ये एक जो है कोशिश हमारी रहेगी कि हम 150-200 जितने बच्चे हों और सभी टीचर्स का, और ये इसमें कोशिश करनी है भाई, मतलब आप भी देख लीजिएगा कि बच्चे जो है वो सेम ही रहे। ठीक है। ये ना बार बार गलती रहे तो नंबरिंग हमारी जो है वेग हो जाएगी। सेम बच्चे रहे और वो टीचर्स को मार्क्स देंगे। तो ये हम इस प्रकार से टीचर्स का सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है। अब टीचर्स हमारे सेलेक्ट हो गए और बच्चे हमारे, हम ये चाहेंगे कि जो आप लोग जो सीरियस हैं वो रेगुलरली फिर इसमें आए। ये ना हो कि 4 दिन आए फिर 5 दिन कोई और आने लगा, तो कोई कंटिन्यूटी नहीं बचती और फिर हम रिजल्ट ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो जो लोग गंभीर हैं वो लोग अपनाएं। अगर हमारे पास ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे पढ़ाने की क्षमता से, तो एक हम अपना इंटरनल यहाँ पे एक टेस्ट भी कर लेंगे। ठीक है। तो एक एग्जाम टाइप का करके उसमें रेटिंग करके कर लिया जाएगा। तो ये यहाँ पे इसकी पूरी परिकल्पना है कि ये कार्यक्रम यहाँ किया जाए। अब यहाँ पे जो कुछ बच्चे दूर से भी आने वाले हैं, तो एक जीआईसी के पीछे एक हॉस्टल भी अभी रेनोवेट कराया गया है। पिछड़ा वर्ग विभाग का जो एक हॉस्टल था उसको रेनोवेट कराया। कुछ बच्चे वहाँ रह भी रहे हैं, जो दूर के बच्चे हैं वो उसमें रह भी सकते हैं। अब इसमें वैकेंसी है, मेरे ख्याल से भी 15-20 बच्चे और आ सकते हैं। तो लड़कों का हॉस्टल है वो, तो उसमें रह सकते हैं। तो एक रहने की व्यवस्था हो जाएगी, यहाँ पे आपका क्लासेस हो जाएंगी और लाइब्रेरी की जो व्यवस्था होती है, अभी जीआईसी में ही एक कक्ष जो है सर के निर्देशन में एक उसका रेनोवेशन हो रहा है, उसमें स्टडी टेबल्स टाइप की हैं, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ की लाइब्रेरी में बहुत पुराने जमाने की किताब भी है, सर ने पिछली बार कहा था, तो उनको सबको जो है रिस्टोर किया गया है, सबकी बाइंडिंग प्रिंसिपल साहब ने कराई है। तो वो हर तरह की आपको हिस्ट्री वगैरह की पुराने जो ओरिजिनल गजट वगैरह है वो सब मिल जाएंगे। एक बगल में लाइब्रेरी भी है हमारी जिला लाइब्रेरी, जिसका भी सर ने जो है उसमें इनिशिएटिव लेके उसको रेनोवेट कराया। तो वो आपके मतलब रुकने की व्यवस्था हो जाएगी,
यहाँ पढ़ाई हो जाएगी और लाइब्रेरी, तो पूरा एक हमारा एक सर्किट टाइप का तैयार हो जाएगा कि जहाँ पे 0 से लेके पूरा एंड तक आपकी हैंड होल्डिंग और पूरा एक जो है लाइब्रेरी और पूरा माहौल मिल जाए। तो ये कोशिश रहेगी, इसमें जितना अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना जो है अच्छा रहेगा और पॉजिटिव आउटकम आएगा। लेकिन ये रिक्वेस्ट रहेगी जो लोग सिंसियरली आ रहे हैं, ये ना हो कि भाई 4 दिन आए फिर अपना छोड़ दिए, ठीक है। अगर कोई गड़बड़ी कमी रहती तो हमको और प्रिंसिपल साहब को और समाज कल्याण किसी को भी आप बता सकते हैं कि भाई ये इम्प्रूवमेंट किया, तो आपके सजेशन वेलकम रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये शॉर्ट में मैंने मतलब इसकी समरी जो है आपको दे दी, और उम्मीद यही रहेगी कि जो हम लोग की ये कोशिश है इसमें सबका साथ रहे और बहुत अच्छे से हम लोग इसमें करके पॉजिटिव रिजल्ट हम प्राप्त करें और हर एग्जाम में यहाँ सीतापुर से बच्चे चयनित हो और जिले का नाम रोशन करें। बहुत बहुत लाभ मिलेगा। अगर दया करोगे तो उसका प्रत्युत्तर देखेंगे, वो हमेशा याद रखेगा। वास्तव में जिलाधिकारी राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर की बात आती है तो चाहे वो सीडीओ साहब हो या डीएम साहब हो, कोई भी हम लोग कहते हैं कि इस प्रकार की योजना है सर आप देख लीजिए, तो सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए हम सब लोग ऐसा काम कर पा रहे हैं। वास्तव में अगर आपके प्रति ये पंक्तियां कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रेम सकल हो, भाव अटल हो, मन को मन की आशा हो, बिन बोले जो बता जान ले, वो अपनों की परिभाषा है। ऐसी आपका मन है। मैं आपको बच्चों का एक बार मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि कुछ अभ्युदय के बच्चे, कुछ आपके बच्चे 2-3 अपनी कुछ बातें रखें। अच्छा वो क्या चाहते हैं, पूछना हो, कुछ सजेशन है क्या ऐसा क्लास चाहिए, कुछ भी बोल उसका कोई इतना इंट्रोडक्शन कुछ आप अपने की तैयारी आप कर रही कैसे, क्या आपका आगे का सपना है, क्या आपका सजेशन है, कुछ भी बताओ बेटे। चाहे नीट की तैयारी करें चाहे यूपीएससी की तैयारी करें, मगर हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोगों का कोई ना कोई सपना होता है, हम सारे बच्चों का आगे बढ़ के कुछ बनना होता है हम लोगों को। इसलिए मेरी सभी से यही है कि मतलब जो भी हम लोग पढ़ें वो अच्छे से पढ़ें, जो हमें समझाया जाए हम लोग बहुत अच्छे से उसे समझें, जो ना समझ में आए वो अपने टीचर से पूछें, एक बार कंसल्ट करें उनसे, चाहे वो उनके फ्री टाइम में पूछें चाहे क्लासेस के टाइम में पूछें उनसे। आप अभी किस चीज की तैयारी है आपका? शिवानी गुप्ता। क्या कर रहे हैं? नीट की तैयारी करिए, यूपीएससी किसकी करना चाहिए? नीट। नीट, ठीक है। किस कॉलेज से अभी? तो कोशिश ये कीजिएगा कि साथ में सामंजस्य बैठाते हुए बोर्ड की भी तैयारी कीजिएगा अपनी और नीट की भी। आप बेटा? सर मेरा नाम ज्योति सावंत। सर मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे नीट की तैयारी कर रहे हैं? क्या हम लोगों से आशा किस तरह से आप चाहेंगे सर ये योजना निकाली थी बहुत ही खासकर इसमें हम लोगों को हमेशा ग्रामीण लोगों को। आप कहाँ से आते हैं? सर मैं अहमदाबाद से। मैं मुझे ठीक। शायद गर्ल्स हॉस्टल भी सर हम लोग तैयार करवा रहे हैं। वो इनका है वहाँ जो संतोषी मंगल भी बहुत जल्दी ही गर्ल्स थोड़ा बात बता रही है। नमस्ते सर सब लोगों को। सर मैं लखीमपुर से हूँ, बट मैं यहाँ पढ़ रही हूँ LLB में, रिपेयरिंग है मेरा, तो यहाँ मैं पढ़ना चाह रही थी सर, इसीलिए यहाँ एडमिशन करवाया था। और मेरा ड्रीम है सर कि यहाँ से सही कुछ बन के निजी का नाम चाहिए। उनको सर समझने में आसानी होगी और सर जो है बताया जाएगा सर सरल समझ पाएंगे हम लोग। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं सर क्लास 11 B2 का छात्र हूँ। अच्छा, और क्या कोई परीक्षा मतलब कोई एग्जाम कोई टारगेट कर रहे हैं? सर इस समय तो सर कोई नहीं था। क्या दिमाग में क्या है सर? क्या आप लोग इंजीनियरिंग की तैयारी सर आगे करेंगे? चल के सर मुझे सर यूपीएससी की तैयारी करनी है। अच्छा, यूपीएससी की। और कोई यहाँ पे जो IIT JEE मेडिकल कोई ऐसी तैयारी कर रहा हो? सर मेरा नाम मोहम्मद साकिब है और मैंने जब से ये डिजिटल क्लास में जब देखा है मेरा बहुत मन उत्सुक हो रहा है इसकी तरफ। मैं डेली स्कूल आ रहा हूँ, मुझे इस चीज़ की बहुत इच्छा है कि मैं क्लास पढ़ूँ अपनी बायो को। शुक्रिया सर। मैं क्लास 11 से आप कोई परीक्षा टारगेट कर रहे हैं नीट की या किसी की? नीट की टारगेट। Good morning, sir. My name is Suryan Swarna.
मैं डी पी मेमोरियल पब्लिक स्कूल से हूँ। मैं 11वीं का छात्र हूँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब यहाँ से सर जो कोचिंग मिलेगी मतलब इसके आगे के लिए मतलब कुछ चांस हैं यहाँ से मतलब नौकरी वोकरी के मतलब जैसे हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके आगे मतलब चांस क्या होंगे, आगे मतलब क्या प्रोसीजर होगा? नहीं, आप आईटी की तैयारी कर रहे हैं? जी सर। ठीक, बेटे हम लोग बताएंगे। पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर दिस फैसिलिटी। सर मतलब हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कोचिंग नहीं ले पाते हैं, तो सर इसीलिए आपको थैंक यू कहना चाहूँगी और आपको कभी मतलब निराश नहीं होने दूँगी। मतलब जिस फैसिलिटी को आप दे रहे हैं उसको यूज़ करके और सर आपको आपका नाम रोशन और कोई बच्चा जो आईटी इस स्क्रीन पे हम लोग डायग्राम के साथ ही चित्रों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सर ये नीट की तैयारी है। नीट की तैयारी कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे नीट की तैयारी वाले बच्चे बहुत हैं। लगता है बायो वालों को ज़्यादा बायो वाले सुबह सर 11वीं 12वीं के आते हैं तो बायो वाले पूरा प्रयास करेंगे। शीघ्र ही हम लोग एक आपका करियर काउंसलिंग सेशन जरूर ऑर्गेनाइज करवाएंगे। थैंक यू। इस कार्यक्रम में जो कि डिजिटल क्लासरूम के उद्घाटन का कार्यक्रम है, इसमें आज हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं और जब भी आपकी उम्र के बच्चों के साथ जो कि अपने करियर के बिल्कुल दहलीज पे खड़े रहते हैं, उनसे बात करके हमेशा बड़ा आनंद आता है और आप लोगों को समझने का मौका मिलता है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि सीतापुर के आप लोग यहाँ पे हैं। आप में से कुछ लोग सीतापुर से आते हैं, कुछ लोग कॉन्वेंट स्कूल से आते हैं, कुछ लोग ग्रामीण परिवेश से भी आते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए जो होता है वो है कि कुछ बनने की इच्छा। आप कहाँ से कोचिंग करते हैं, आपको कहाँ से गाइडेंस मिलता है, वो सब तो होता है, बहुत ज़रूरी होता है। आपको एक अच्छा टीचर होना चाहिए जो कि आपके सभी डाउट्स क्लियर करे। आपके पास अच्छे पेरेंट्स होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, जो फेल हो तो आपके ऊपर अनावश्यक दबाव ना डालें। ये सब चीज़ें तो होती हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर बच्चा अगर सक्सेस करता है, अगर सक्सीड करता है, अगर अचीव करता है तो उसमें 80% योगदान उसके शिक्षक का होता है और 20% उस संबंधित जो छात्र या छात्रा का होता है। हमें जब हम लोग अपनी 11वीं 12वीं थे तो हमारे शिक्षक कहा करते थे, लेकिन अगर बच्चा अगर फेल करता है, अगर अपने गोल को अगर अचीव नहीं करता है तो उसमें 10% हाथ टीचर का होता है और 90% हाथ उसमें बालक का होता है। तो ये जरूरी होता है कि बच्चे का टेम्परामेंट अच्छा हो। यहाँ पे सीडो साहब आपके सामने हैं। सीडो साहब भी आईआईटी रुड़की के हैं, उसके बाद फिर इन्होंने भी आईएएस किया है। मैं भी आईआईटी दिल्ली का हूँ, फिर मैं अभी आज यहाँ पे आईएएस में हूँ। सभी लोगों ने अच्छे स्कूल से पढ़ा है और मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसा नहीं था कि हम लोग सब जो हैं बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज में पैदा हुए हैं और जो होता है ना बॉर्न विद द सिल्वर स्पून वाली बात की, चांदी के चम्मच लेके जो पैदा हुए, ऐसी हालत हम सब की नहीं थी और वो होना ज़रूरी भी नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए। मैं आपको बताऊं, हमारे जब आईएएस में बैच में एक लड़का था, वो 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया। फिर 2-3 साल उसने इधर उधर कोई नौकरी की क्योंकि पारिवारिक हालत उसकी ऐसी नहीं थी। फिर उसके बाद 2-3 साल नौकरी करने के बाद उसने सोचा कि नहीं, मुझे 12वीं पास कर लेना चाहिए, तो उसने ओपन स्कूल से पढ़ाई की। इग्नू जिसे कहते हैं, आजकल इग्नू थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले लोग इग्नू से बहुत 12वीं करते थे। उसके बाद फिर 12वीं जब उसने कर लिया तो फिर से उसने 1-2 साल नौकरी की। फिर उसने सोचा कि भाई की कुछ परीक्षा दे लें, तो उसने सबसे पहला जो परीक्षा दिया वो था दिल्ली में जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसके शिक्षक बनने के लिए। वो परीक्षा दिया, उत्तीर्ण हो गया, 1 साल वहाँ पढ़ाया। फिर वहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते उसने सोचा कि एक और परीक्षा दे दूँ, तो उसने फिर एसएससी की जो परीक्षा होती है फिर वो दिया। उसमें उसका इनकम टैक्स में हो गया, ग्रुप बी जो इनकम टैक्स होता है उसमें हो गया। वो दिल्ली में वहाँ पे काम करने लगा। उसके बाद उसने सोचा कि भाई कि वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे आईआरएस के, आईआरएस जानते हैं ना आप लोग, आईआरएस जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो होता है, आईआरएस आईटी इनकम टैक्स वाले, तो वो भी यूपीएससी के थ्रू ही होता है। तो उसने सोचा कि वहाँ पे अधिकारी रहते थे, तो उसको ग्रुप बी से ग्रुप ए जाने में वहाँ पे लगभग
12 साल के आसपास लगते हैं। तो उसने सोचा मैं एक और परीक्षा दूँ। तो इस बार उसने परीक्षा लिखा तो पहली अटेम्प्ट में उसका थोड़ा रैंक उतना अच्छा नहीं आया। उसने फिर से लिखा, वो IRS IT हो गया और वो उसी ऑफिस में पोस्ट हो गया। मतलब 1 साल की मेहनत उसने और की, और जिस ऑफिस में वो उसको जिस पद पे जाने में 12 साल लगते उसको उसने दोबारा लिखा और वो 2 साल में पहुंच गया। तो बात सिर्फ ये होती है कि आप अपने आप को किस काबिल समझते हैं। बात ये नहीं होती कि दूसरे आपको किस काबिल समझते हैं। अगर आपने खुद को एक ऊंचाई के लिए आप एम करेंगे कि नहीं मुझे फला जो है मुकाम अचीव करना है, तो ही तो आपको अचीव कर पाएंगे। जब आप खुद को वो मौका ही नहीं देंगे तो फिर आपको अचीव कैसे करेंगे। आप खुद को ही आकलित कर लेंगे कि भाई मैं तो अगर उस लायक नहीं हूँ, या मतलब अगर फीलिंग क्योंकि सामने वाला कह रहा है, आपके घर में कोई कह रहा है, या आपके रिश्तेदार कुछ कह रहे हैं, तो ये सोच के अगर आपने अपने आप को अगर कम आंक लिया तो फिर तो आप पीछे ही रह जाएंगे। तो सबसे पहला जरूरी होता है कि आप अपने आप को आंकिए कि भाई कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, और वो हमेशा ऊपर आंकना चाहिए, है ना। अपने आप को नीचे नहीं आंकना चाहिए। हमेशा अपनी काबिलियत को जितना आपको लगता है उसके एक कदम ऊपर आंकना चाहिए, तब जाके आप वहाँ पे उसके लिए आप अचीव करेंगे। दूसरा, हमेशा जो होते हैं, जो ओरिजिनल जो पुस्तकें होती हैं, ठीक है, लोग नोट्स के पीछे भागते हैं कि मैं फला टीचर का नोट्स पढ़ लूँ और फला टीचर का मैं नोट्स वहाँ से ले आऊँ। वो तो अच्छी बात है, टीचर के नोट्स बहुत काम आते हैं और टीचर जो है डाउट क्लियरिंग बहुत अच्छा करता है, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट बुक भी पढ़ने की आदत डाली है। तो मेरा ये कहना है कि लाइब्रेरी को अपना दोस्त बनाइए, लाइब्रेरी में समय बिताइए और लाइब्रेरी में अच्छी स्टडी करिए। अभी यहाँ पे एक लाइब्रेरी, जैसा अभी सीडो साहब ने बताया और उसके पहले आपके जो प्रिंसिपल डाइट है उन्होंने बताया, एक लाइब्रेरी की यहाँ पे शुरुआत की गई जिसमें पुराने हिस्ट्री वगैरह की टेक्स्ट बुक्स हैं। एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, उसका अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। कितने लोग आप में से गए हैं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी? डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कितने लोग गए हैं? आप में से कितने लोग लाइब्रेरी जाते हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बस यहाँ पे जो आपका ये कैंपस है उसके जस्ट बाहर है। वहाँ पे एक व्यवस्था हम लोगों ने अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अगर किसी बच्चे को किसी किताब की आवश्यकता है, जैसे अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सपोज फिजिक्स पढ़ना है, और अगर फिजिक्स में आपको कोई किताब आपको लग रहा है कि नहीं आपको खरीद नहीं पा रहे क्योंकि उसकी कीमत जो है वो थोड़ी अधिक है, तो आप वहाँ पे बस लिख दीजिए, ठीक है, वो लिख दीजिए, हम वो किताब वहाँ पे आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, आप वो किताब वहाँ पे हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आप डेली आइए वहाँ पे, उसको पढ़िए, और पढ़ के आप वहाँ पे अपना वो सुबह खुलेगा, रात तक खुलेगा, और आप उसका यूज़ करिए और वहाँ पे पढ़िए। जो भी आपको डाउट हो फिर आप अपने टीचर से उसको क्लैरिफाई कराइए, ठीक है। तो लेकिन इतना काम तो आपको करना पड़ेगा, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स को अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सीडो साहब मुझसे एग्री करेंगे कि तैयारी के दौरान जब हम लोग IIT की तैयारी करते हैं या कुछ करते हैं, तो हम लोग ठीक है कोचिंग अटेंड करते हैं या जो भी कुछ बच्चे करते हैं, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कंसेप्ट वहीं से क्लियर होते हैं। तो जितने भी बच्चे हमारे, मैंने देखा नीट के बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है IIT की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे NDA की तैयारी कर रहे हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत डाली है, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़ना और अपनी भाषा में नोट्स बनाना, जो भाषा आपको समझ में आए वो नोट्स बनाने की आदत स्वयं डालिए। दूसरों की भाषा में नोट्स अगर पढ़ेंगे तो वो कभी दिमाग में, जिसको कहते हैं ना, वो चिपकता नहीं है, वो बस घुसता है और फिर निकल जाता है। हमेशा अपनी भाषा में आपको नोट्स बनाना चाहिए, स्वयं जिस भाषा में आपको समझ में आए, जिससे कि परीक्षा वाले दिन आपको वो रिकलेक्ट हो। रिकलेक्ट का मतलब है याद आए, दिमाग पे जोर ना डालना पड़े, ठीक है। तो एक तो ये आदत डालिए ओरिजिनल टेक्स्ट बुक और नोट्स की। तो पहला ये है कि आपको थोड़ा एम ऊंचा करना चाहिए, दूसरा ये कि स्वयं की टेक्स्ट बुक्स पढ़ना चाहिए और उसके नोट्स बनाने चाहिए, और तीसरा है कि बेवजह बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे सपोज आप 12 घंटे से बैठे हुए हैं, है ना। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे IIT की, तो हमने किसी से पूछा, एक हमारे सीनियर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा रैंक निकाला था, तो हमने उससे पूछा कि भैया कितने घंटे पढ़ने पड़ते हैं? क्या लोग बताते हैं 12-15 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। उन्होंने बोला यार आदमी 12-15 घंटे तभी पढ़ेगा जब उसके दिमाग में कुछ घुस ना रहा, है ना। नहीं तो 12-15 घंटे पढ़ के कौन करता है? 12-15 घंटे पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ती,
आदमी जो होता है 12-15 घंटे का अटेंशन स्पैन, मैं साइकोलॉजी का मतलब मेरा ऑप्शन रहा है यूपीएससी में, 12-15 घंटे आदमी एक साथ एक जगह पे फुल अटेंशन के साथ किसी भी हालत में नहीं पढ़ सकता। अटेंशन स्पैन जो होता है इंसान का वो आधे से 1 घंटा से 1.5 घंटा से ज़्यादा नहीं होता, उसके बाद आदमी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उसको बढ़ाते बढ़ाते 3, साढ़े 3, 4 घंटे तक ले जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा किसी का नहीं होता। कोई ये कहे कि मैं 4 घंटे से ज़्यादा एक ही चीज़ पढ़ रहा था और बिल्कुल उसी एफिशिएंसी से पढ़ रहा था जिससे मैंने शुरू किया था, वो संभव नहीं है। तो हमेशा जो है अपनी पढ़ाई को, अपनी टाइमिंग को बेवजह वहाँ नहीं बैठना चाहिए, है ना। जैसे आपने एक रूटीन बना लिया है, उस रूटीन के हिसाब से आप उसमें पढ़िए, ठीक है, लेकिन जितने देर पढ़िए बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ये नहीं कि घर में पढ़ रहे हैं और अचानक से मम्मी ने बोला कि बेटा वो फला आए हैं 1 गिलास पानी ले आओ, तो उठ के जाके पानी ले आए, फला आए हैं 1 कप चाय ले आओ, तो चाय ले आए, है ना। या दोस्त ने फ़ोन कर दिया कि दोस्त का फ़ोन आ गया, आधे घंटे उससे बात कर लूँ, वो नहीं। 3 घंटे पढ़िए दिन में, 4 घंटे पढ़िए, लेकिन कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। तो ये बेसिक चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत रेयरली आप जैसे क्राउड मिलता है तो ऐसा लगता है कि अपने एक्सपीरियंस हम लोग भी साझा करें। तो यही सब चीज़ें फॉलो करके ही सब लोग यहाँ तक आते हैं, ठीक है। कुछ लोग कम पढ़ के आते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पढ़ के आते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ये बेसिक स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो इंटरेक्टिव क्लास है, ये सीडो साहब ने एक हमारे यहाँ पे एक कंपनी है एनसीसी नाम की, उसके माध्यम से उन्होंने इसको स्पॉन्सर करवाया है, लगवाया है, उन्होंने इसको यहाँ पे किया है। अब देखिए इसका उद्देश्य ये है कि आदमी जब शब्द पढ़ता है तो उसके दिमाग में कहा जाता है कि वो जितना वो पढ़ता है उसका 30% रह जाता है। आदमी जब कुछ सुनता है तो उसका 40% रह जाता है, और आदमी जब कुछ देखता है तो उसका 70% उसके दिमाग में रहता है। तो क्योंकि यहाँ पे देख के और टीचर से सुन के आप पढ़ोगे तो ये माना जाता है कि आपकी रिटेंशन बढ़ेगी, इसीलिए यहाँ पे इंटरेक्टिव पैनल लगाया गया है कि आप लोग उसमें इंटरेस्ट भी आएगा, आप लोग उसको अच्छे से सीखोगे भी। तो सीडीओ साहब का पूरा एफर्ट है इसमें, और उन्होंने CSR के माध्यम से ये किया है, और हम लोग और भी जगहों पे इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो एक कंटिन्यूटी है यहाँ पे प्रिंसिपल साहब आपकी भी ओर से, कि जो भी आप पढ़ाएं उसको मतलब अच्छे से कोर्स के फॉर्म में उसको पढ़ाया जाए। और जो हमारे बच्चे हैं उनसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब अटेंड करना शुरू करें तो उसको पूरा अटेंड करें, ठीक है। तो तब जाके वो आप लोग इस चीज़ का मैक्सिमम आप लोग फायदा उठा पाएंगे। कई बार जब आप लोग एज में होते थे तो कई बार ऐसा लगता था ये कि भाई कि ये टीचर जो है अच्छा है कि नहीं है ना। हम लोग जो होते हैं 11वीं 12वीं में जज करते हैं कि ये टीचर अच्छा नहीं है, टीचर खराब पढ़ाता है, ये टीचर बुरा है। तो मैंने एक बार ये सवाल भी पूछा था, स्पेशली जो बच्चे जो पढ़ने में थोड़े ठीक होते हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है कि भाई वो टीचर तो बड़ा बेकार पढ़ाता है, वो टीचर तो बड़ा अच्छा पढ़ाता है। तो मैंने एक सवाल ऐसे ही उसी सीनियर से पूछा जिससे मैंने आपको बताया ना कि वो 12 घंटे पढ़ो कि 4 घंटे पढ़ो, वो मैंने पूछा था। मैंने उनसे पूछा कि साहब ये टीचर अच्छा है, ये टीचर खराब है। तो उन्होंने जो जवाब दिया मुझे आज तक याद है, और उसके बाद मेरा सम्मान टीचरों के लिए बहुत बढ़ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुमने आज तक किसी टीचर को ब्लैक बोर्ड पे गलती करते हुए देखा है? आप में से कितने लोगों ने देखा है ब्लैक बोर्ड पे गलती करते हुए टीचर को? किसने देखा है? देखा है किसी ने? अच्छे टीचर, खराब टीचर, किसी ने देखा है? कोई ऐसा जो हाथ उठाए जिसने कहा कि हाँ मेरे टीचर ने एक बार गलती की थी ब्लैक बोर्ड पे? उन्होंने कहा कि टीचर जैसा भी हो उसको देखो, वो कभी ब्लैक बोर्ड पे लिखते वक्त गलती नहीं करता। तो आप अपने टीचर से वो चीज़ सीखो। किताब तो वो खोले नहीं रखता है ना, वो आंसर तो लिख के लाता नहीं है, वो तो बस सवाल लिख के लाते हैं, पढ़ के वो घर से आते हैं, आपके सामने सॉल्व करते हैं एक दबाव वाले इन्वायरमेंट में जहाँ पे उनको मालूम है कि नहीं मैं वो गलती नहीं कर सकते। यही खूबी जो है टीचर से एक स्टूडेंट को लेनी होती है। परीक्षा में वही तो करते हो आप, है ना। तो टीचर हमेशा X लिख रहा होता है, आगे Y होगा कि Z होगा उसके बारे में सोच रहा होता है। तो ये खूबी होनी चाहिए स्टूडेंट में। तो टीचर अच्छा हो या बुरा हो, ये खूबी उसके अंदर रहती है। तो एक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा जो है टीचर जैसा भी हो उससे बस सीखने की कोशिश करना चाहिए। सीख आप सबसे सकते हो, है ना। तो
मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग अपने टीचर का सम्मान करिए, उनसे सीखिए और अपने जो है परीक्षाओं की एक टारगेट, एक एम करिए। जैसे आप में से एक ने कहा कि अभी मैंने सोचा नहीं है क्या करना है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन अभी मैंने सोचा नहीं है। सोच लेना चाहिए, 11वीं में आते आते सोच लेना चाहिए, ठीक है, 11वीं के पहले ही सोच लेना चाहिए, एक एम जो है वो सेट कर लेना चाहिए कि हाँ कि ये करना है, IIT में जाना है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना है कि नीट में जाना है, वो एक तैयारी करिए। ये सब जो रिसोर्सेज हैं ये सब आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जिससे कि जो एक रिसोर्स गैप होता है हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चों के बीच में और जो शहरी परिवेश के बच्चों के बीच में, उसमें वो जो गैप है वो ना रहे। और धीरे धीरे आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा बाकियों के कंपैरिजन में, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि अगर बच्चा अगर फेल करता है तो उसमें 90% दोष बच्चे का रहता है, 10% उसके शिक्षक का रहता है, और अगर वो सक्सीड करता है तो फिर उसमें बच्चे का हाथ 20% रहता है और 80% आपके टीचर का रहता है। तो ये हमेशा आप लोग गांठ बांध के रखिएगा, ठीक है, कि बच्चा अगर फेल करेगा, अगर वो अपने एम को नहीं पाएगा तो वो उसके प्रयास की कमी की वजह से होगा, ठीक है। तो इतना अगर आप लोग सोच के चलेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग जरूर सक्सीड करेंगे, और मैं आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप लोग जरूर सक्सीड करेंगे, और जो भी आप लोग यहाँ पे सोच के आए हैं, जो भी आप लोग सोच के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, वो आप लोग जरूर अचीव करेंगे। थैंक यू। सीडीओ साहब को पुस्तक भेंट करने के लिए लेफ्टिनेंट खान साहब जमील से आग्रह करता हूँ कि आप पुस्तक भेंट कर स्वागत कीजिए। पुस्तक भेंट करने के लिए सचिन जी को आमंत्रित करता हूँ। इसी क्रम में रवि सक्सेना जी से आग्रह है कि आप प्रधानाचार्य जी को, इसी क्रम में मैं डॉक्टर नगन जी को पुस्तक भेंट करने के लिए सादाब जी को आमंत्रित करता हूँ। डिजिटल क्लास के उद्घाटन के शुभ अवसर पर जनपद के सम्मानित जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय सीडीओ साहब, आदरणीय समाज कल्याण अधिकारी और इस विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य और सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित गुरुजन और प्यारे बच्चों, ये डिजिटल क्लास के पहले मीटिंग है। आपने देखा होगा, ये मेरा अनुभव है कि 22 वर्ष में मैंने ये पहली बार देखा कि किसी जिलाधिकारी महोदय बच्चों के साथ इतनी देर इंटरेक्ट हुए, बच्चों के साथ में बच्चों के व्यूज सुने, बच्चों से इंटरेक्ट हुए, बच्चों के व्यूज और उनके कैरियर के बारे में करीबन आधा पौन घंटा चर्चा और परिचर्चा की। ये पहली बार देखने को मिला है और आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, यहाँ पर सभी सम्मानित गुरुजन बैठे हैं, ये पहली बार देखने को मिला होगा। क्योंकि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जो कि इस सम्मानित पद पर विराजमान है, उनके पास वास्तव में कभी इतना, क्योंकि जनपद को देखना होता है, कोई वक्त है ही नहीं, इतना टाइम नहीं कि किसी फंक्शन में इतनी देर बैठे और बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो, आप लोगों के व्यूज सुने, आपको कई प्रश्न के माध्यम से आपको मोटिवेट किया, बताया कि कैसे आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। आप लोगों से एक बच्चे से पूछा, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, इसके लिए क्या तैयारी की। आपने देखा होगा, कभी ऐसा अवसर नहीं आया होगा आपकी सर्विस फेज में, आपके अध्ययन काल में। तो मैं हृदय से आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय सीडीओ साहब का, जिन्होंने डिजिटल क्लास के बारे में, इसके टारगेट, इसके उद्देश्य आपको बताए और इसको पूरा करने में अपना बहुत बहुत सहयोग दिया। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय समाज कल्याण अधिकारी महोदय को, जो इस अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से बच्चों को ये टीचर्स उपलब्ध करा रहे हैं और जो उनके जो वो सहयोग दे सकते हैं उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं इसी क्रम में आदरणीय अपने प्रधानाचार्य को भी धन्यवाद देता हूं कि जो इन्होंने बहुत कम समय में इस कंप्यूटर लैब को डिजिटल लैब में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं इन पूरे